हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमेटिक अराइज। एक ऐसी पावर जिसकी हेल्प से संग जिनवू किसी भी मरे हुए अपोनेंट को अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा बना सकता है, फिर चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो जिस भी डेड बॉडी को अराइज करेगा तो वो उन्हें कमांड भी कर सकता है, यानी कि जिनवू उन्हें जो भी ऑर्डर्स देगा वो सब उसे फॉलो करेंगे। तो अराइज इतनी ओवर पावर्ड एबिलिटी है। एंड आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि जिनवू कैसे अपना फर्स्ट अराइज करेगा और अपनी शैडो आर्मी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमांडर इग्रिस को अपनी आर्मी का हिस्सा बनाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये सब शुरू होता है जिनवू के 40 लेवल रीच करने पर। 40 लेवल रीच करते ही उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट मिलता है। अब ये जॉब चेंज क्वेस्ट क्या है? जॉब चेंज क्वेस्ट को आप ऐसे समझ सकते हो कि सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में काफी अलग अलग टाइप्स के हंटर्स हैं, जैसे कि कोई हीलर है, कोई असासिन टाइप है, कोई रेंजर एंड मैनी मोर। तो इस जॉब चेंज क्वेस्ट की हेल्प से जिनवू को भी पता लग जाएगा कि वो किस टाइप का हंटर है। एंड फिर क्या, इस क्वेस्ट के मिलते ही जिनवू निकल जाता है पता करने कि वो किस टाइप का हंटर है। एंड उस डंजन के अंदर जाते ही एक आर्मर्ड सोल्जर उस पर अटैक कर देता है, बट यहाँ जिनवू उसे डॉज कर लेता है और अपनी स्किल्स एक्टिवेट करके उस पर अटैक कर देता है। पर यहाँ उसका आर्मर काफी स्ट्रॉन्ग था। जिनवू बोलता भी है कि इसका आर्मर काफी थिक है, जिसे वो अपने डैगर से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। और इतना बोलते ही जिनवू बहुत ही स्पीड से उसके पीछे आकर उसके आर्मर को उखाड़ देता है, जिससे वो डिफीट हो जाता है। एंड यहाँ उस आर्मर के अंदर कोई नहीं था, ये एक डॉल टाइप मॉन्स्टर था। और उसे देख के जिनवू बोलता है अगर इसके जैसे और भी नाइट्स आ गए तो इनसे डील करना काफी मुश्किल होने वाला है। यहाँ जिनवू बिना इस डंजन को क्लियर करे बाहर भी नहीं निकल सकता है। तो वो एक मशाल लेकर अंदर की तरफ बढ़ने लगता है, बट तभी उसे याद आता है कि उसने आज का डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया है, और अगर उसने 12 घंटों से पहले डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया तो उसे फिर से एक पेनल्टी मिलेगी, जैसा कि आपने एनिमे में भी देखा होगा। तो जिनवू यही सब सोचते सोचते आगे बढ़ रहा होता है, बट तभी उसे और भी नाइट्स दिखाई देते हैं। यहाँ जिनवू उन्हें बहुत ही इजीली खत्म कर देता है, और उन्हें हराने पर उसे एक आर्मर और एक लेदर पाउच मिलता है, जिसमें से उसे 30,000 गोल्ड मिलते हैं। यहाँ जिनवू उन आइटम्स को कलेक्ट करने में लगा हुआ था, एंड तभी उस पर एक मैजिशियन अटैक कर देता है, जिसे जिनवू डॉज कर लेता है। और तभी वहाँ और भी बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं। तो जिनवू एक एक करके उन सबसे डील करता है, बट उन सबको डिफीट करने के बाद जिनवू काफी फटीग हो जाता है और वो थक के एक जगह बैठ जाता है। एंड उसके बैठते ही कुछ और नाइट्स उस पर तीर से अटैक कर देते हैं, जिसे जिनवू रोक लेता है। यहाँ वो नाइट्स जिनवू को जरा सा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। वो जैसे उन्हें खत्म कर रहा है, वहाँ फिर से और नाइट्स आ जा रहे हैं। तो जिनवू इन्हें भी खत्म कर देता है, और इस बार उसे काफी सारे आइटम्स मिलते हैं, 20,000 गोल्ड, ल्यूक वॉर्म वाटर एंड ये सारे आर्मर्स। एंड इसके बाद फाइनली जिनवू डंजन बॉस के रूम में जाता है। वो अंदर घुसता है और वहाँ उसे एक एम्प्टी थ्रोन दिखाई देता है। एंड तभी जिनवू को किसी का प्रेजेंस फील होता है, और वो प्रेजेंस इतना खतरनाक था कि जिनवू की फटके 4 हो जाती है। एंड फिर एंट्री होती है ब्लड रेड कमांडर इग्रिस की, और जैसे जैसे वो जिनवू की तरफ बढ़ रहा होता है वैसे वैसे जिनवू के पसीने छूटने लगते हैं। वो आते ही अपनी स्वॉर्ड से जिनवू पर अटैक कर देता है, जिसे जिनवू बैठ के डॉज कर लेता है और उस पर अपने डैगर से अटैक कर देता है। बट यहाँ उसका आर्मर काफी मजबूत था, तो उसे कुछ नहीं होता है, और वो फिर से अपनी बड़ी सी तलवार से जिनवू पर अटैक कर देता है। बट क्योंकि जिनवू मेन कैरेक्टर है तो वो फिर से बच जाता है। अब यहाँ जिनवू सोचता है कि अगर मैं अपने डैगर से इसके आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता तो मुझे हाथापाई पर उतरना पड़ेगा, और वो उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। एंड तभी ब्लड रेड कमांडर इग्रिस भी अपनी तलवार के साथ बाकी सारे वेपन्स फेंक देता है। एंड अब वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख के जिनवू बोलता है लगता है ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है। एंड तभी इग्रिस उस पर टूट पड़ता है। वो जिनवू की गर्दन पकड़ के उसे दीवार में फेंक के मारता है, एंड तुरंत उसके पास जाकर एक मुक्का जड़ देता है, जिससे जिनवू उस दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। और वो इग्रिस को देखकर यही सोच रहा है कि आखिर वो इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ेगा, इसे कैसे हराएगा। एंड तभी वो स्प्रिंट एक्टिवेट करके इग्रिस पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। एंड एज ऑब्वियस इस मुक्के से इग्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा इग्रिस ही जिनवू को एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। बट यहाँ सरप्राइजिंगली जिनवू भी उसे रोक लेता है, एंड फिर वो दोनों बहुत तेजी से एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लग जाते हैं। बट ब्लड रेड इग्रिस काफी स्ट्रॉन्ग था। वो जिनवू की टांग पकड़ के उस पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे जिनवू उस एम्प्टी थ्रोन पर जाके गिर जाता है, और फिर इग्रिस भी उसके पास आ जाता है। वो अपना हाथ उठाता है, एंड तुरंत उसकी तलवार उड़ के उसके हाथ में आ जाती है, जस्ट लाइक थॉर्स हैमर। यहाँ इग्रिस जिनवू की गर्दन काटने वाला होता है, बट तभी जिनवू उसकी तलवार को अपने हाथ से रोक लेता है और अपना डैगर उसकी आंख में घुसा देता है। एंड जिनवू यहीं पर नहीं रुकता। जैसे ही इग्रिस उस डैगर को अपनी आंख से निकालता है तो वैसे ही जिनवू फिर से अपने डैगर से उस पर बहुत सारे अटैक कर देता है। एंड फाइनली द ब्लड रेड कमांडर इज डिफीटेड, और उसे हराते ही जिनवू का लेवल अप हो जाता है। यहाँ फाइनली जिनवू उसे हराने के बाद रिलीफ फील करता है कि चलो ये मरा तो सही। यहाँ जिनवू से अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती तो जिनवू मर सकता था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने
उसने सक्सेसफुली इग्रिस को डिफीट कर दिया एंड इग्रिस को हराने पर उसे 4 आइटम्स इकट्ठे मिल जाते हैं, जिसे देख के जिन्वू काफी खुश हो जाता है। यहाँ उसे ये 4 आइटम्स मिलते हैं जिसमें इग्रिस का हेलमेट और एक हर्थ स्टोन भी होता है। और उस हर्थ स्टोन को देख के जिन्वू बोलता है कि अगर एक हर्थ स्टोन मिला है तो इसका मतलब अभी ये क्वेस्ट खत्म नहीं हुआ है। एंड तभी उसके आसपास पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उसकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है, द जॉब चेंज क्वेस्ट विल बिगिन, एंड एक टाइमर भी चलने लगता है। यहाँ उन पोर्टल्स में से बहुत सारे नाइट्स जिन्वू को घेर लेते हैं। अब यहाँ जिन्वू जितनी देर तक टिका रहेगा उसे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे वो और भी हायर लेवल की जॉब अचीव कर पाएगा। तो फिर क्या, जिन्वू स्टेल्थ एक्टिवेट करके अपने आप को इनविजिबल कर लेता है ताकि वो उन नाइट्स से बच सके और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स गेन कर सके। बट इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि एक मैजिशियन तुरंत अपनी डिटेक्शन स्किल से जिन्वू को ढूंढ लेता है। और फिर क्या, वहाँ के सारे नाइट्स जिन्वू पर टूट पड़ते हैं। बट यहाँ जिन्वू अपने बेयर हैंड से उनको दूर फेंक देता है और तुरंत ब्लड लस्ट एक्टिवेट करके बाकी नाइट्स को भी खत्म कर देता है। बट यहाँ काफी सारे नाइट्स थे तो वो सब जिन्वू पर अटैक करने लगते हैं। यहाँ जितनी देर में जिन्वू उनको हैंडल कर रहा है तब तक उन पोर्टल से और भी नाइट्स आ जा रहे हैं, तो इसीलिए जिन्वू को काफी दिक्कत हो रही है। और अभी जिन्वू को सिर्फ 5 ही मिनट्स हुए हैं। एंड क्योंकि यहाँ जिन्वू की हालत काफी खराब हो रही थी तो वो तुरंत हर्थ स्टोन का यूज करके वहाँ से भागने वाला होता है। बट तभी एक नाइट उस पर अटैक कर देता है और वो नीचे गिर जाता है एंड फिर सारे नाइट्स उसे घेर लेते हैं। यहाँ जिन्वू यही सोच रहा है कि वो ऐसे हार नहीं मान सकता, उसे लड़ना होगा और इन सबको हराना होगा। एंड ऐसे ही वो अपने आप को अंदर से मोटिवेट करता है और खड़ा हो जाता है एंड एक बहुत ऊंची जंप करके उनमें से एक नाइट को खत्म कर देता है। और वो जैसे ही बाकी नाइट्स को फेस करने के लिए उनके सामने खड़ा होता है तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम सेफ रास्ते को छोड़कर हमेशा मौत के मुंह में हाथ डालते हो। तो जिन्वू मुड़ के देखता है कि आखिर ये किसकी आवाज है एंड ये कोई और नहीं जिन्वू ही है जब वो ई रैंक का हंटर था। और ये देख के जिन्वू खुद शॉक्ड है कि क्या सच में ये मैं ही हूँ। यहाँ वो ई रैंक वाला जिन्वू अभी वाले जिन्वू को देख के बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों सेम ही पर्सन हैं। तुम काफी लंबे हो गए हो, तुम्हारी मसल्स भी इंक्रीज हो गई हैं। आगे वो बोलता है तुम्हारा बस अपीयरेंस ही चेंज हुआ है बट अंदर से तू अभी भी फट्टू है। तो जिन्वू उसे शट अप बोल के उन सभी नाइट्स पर अटैक कर देता है। अब यहाँ ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ जिन्वू के दिमाग में चल रहा था। वो सोच रहा था कि अगर मेरा पास्ट सेल्फ मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा। एंड तभी वो सारे नाइट्स जिन्वू को अच्छे तरीके से कूट देते हैं और उसे नीचे पटक के उसे खत्म करने के लिए एक फाइनल अटैक करने ही वाले होते हैं। बट तभी जिन्वू की स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है कि वो जो आज का डेली क्वेस्ट करना भूल गया था अब उसका टाइमर चलने लगता है एंड अब उसे इस क्वेस्ट को पूरा ना करने के लिए पेनल्टी मिलेगी। तो जिन्वू एपिसोड 3 की तरह ही एक डेजर्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड यहाँ जिन्वू इस पेनल्टी की वजह से काफी खुश था क्योंकि अगर उसने ये क्वेस्ट पहले ही पूरा कर लिया होता तो उसे पेनल्टी नहीं मिलती एंड अगर ऐसा नहीं होता तो वो यही इस नाइट के हाथों मारा जाता। तो जिन्वू तुरंत इन्वेंटरी खोल के अपना फटीगनेस रिस्टोर करने लगता है एंड अब उसकी हालत काफी अच्छी हो जाती है। और तभी वहाँ वो सेंटीपीड आ जाते हैं। एंड शुरू में हमने देखा था कि जिन्वू उन सेंटीपीड से डरकर भाग रहा था बट इस बार वो अपने डैगर्स निकाल के उन पर टूट पड़ता है एंड उन सबको खत्म कर देता है जिससे उसका लेवल अप हो जाता है। और अब वो 51 लेवल पर आ गया है। उसका एचपी, फटीगनेस सब कुछ रिस्टोर हो चुका है, यानी कि अब वो बिल्कुल फॉर्म में है। तो अब सिर्फ 3 मिनट्स ही बचे हुए हैं एंड वो वापस से उस जॉब चेंज क्वेस्ट में पहुंच जाएगा। तो वो तुरंत इन्वेंट्री से एक नाइट किलर डैगर परचेज कर लेता है ताकि वो उन नाइट्स को खत्म कर सके। एंड वो इस वाली रियून को तोड़ के डोमिनेटर्स टच स्किल पा लेता है। इस एबिलिटी से होता यह है कि वो किसी भी चीज को बिना टच किए उसे कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल टेलीकिनेसिस की तरह। तो अब जिन्वू बिल्कुल रेडी है एंड वो टाइमर खत्म होता है। जिन्वू वापस से जॉब चेंज क्वेस्ट में पहुंच जाता है। यहाँ वो नाइट्स तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं बट इस बार जिन्वू फुल एचपी पर था एंड वो पूरी तैयारी करके आया है। तो वो एक एक करके उन सभी नाइट्स को खत्म कर देता है एंड फाइनली ये क्वेस्ट ओवर होता है। और अब समय आ चुका है जिन्वू की जॉब पता करने का। तो उसकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है एंड उसे जॉब मिली है नेक्रोमेंसर की, जिसे देख के जिन्वू खुद शॉक्ड है क्योंकि इस एबिलिटी से वो डेड को कमांड कर सकता है। तो जिन्वू ये सब देख के खुद शॉक्ड है एंड फिर सिस्टम उससे पूछता है विल यू एक्सेप्ट दिस जॉब। तो जिन्वू काफी सोच विचार करके उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके एक्सेप्ट करते ही वो नेक्रोमेंसर से प्रमोट होकर शैडो लॉर्ड बन जाता है। अब ये इंस्टेंट प्रमोशन इसीलिए हुआ क्योंकि जिन्वू ने उन नाइट्स को मार के काफी सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए थे। तो अब वो शैडो लॉर्ड बन चुका है और अब वो शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक का यूज कर सकता है, यानी कि अराइज का यूज कर सकता है। तो वो अराइज बोलकर वहाँ जितने भी नाइट्स को उसने मारा था उन सबकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और क्योंकि ये एबिलिटी उसे अभी अभी मिली है तो अभी वो सिर्फ 30 शैडोज ही एक्सट्रैक्ट कर सकता है एंड उसे ये पता नहीं था। तो वो उन सबकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है जिसकी वजह से शैडो एक्सट्रैक्शन लिमिट पूरी हो जाती है। और क्योंकि वहाँ एक और सोल्जर
पड़ा था जो इन सबसे काफी स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लड रेड कमांडर इग्रिस की। तो जिन्वू उसे अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा बनाना चाहता है एंड फिर क्या, वो उन शैडो सोल्जर्स को वापस से नथिंगनेस में भेज देता है बाय यूजिंग कैंसल एक्सट्रैक्शन। एंड अब वो ब्लड रेड कमांडर इग्रिस की शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और बोलता है अराइज, पर इस बार उसकी शैडो एक्सेप्ट नहीं होती है। जिन्वू फिर से ट्राई करता है बट फिर से ऐसा ही होता है एंड अब सिर्फ उसके पास एक लास्ट चांस बचा हुआ है। तो जिन्वू उससे बोलता है कि इस खाली थ्रोन को प्रोटेक्ट करना बंद करो जिसका मालिक ऑलरेडी यहाँ से चला गया है, और मुझे प्रोटेक्ट करने का ट्राई करो जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। एंड वो फिर से अराइज बोलता है और इस बार इग्रिस की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। एंड यहाँ जिन्वू उसका नाम ब्लड रेड कमांडर इग्रिस से सिंपली इग्रिस रख देता है। एंड ऐसे होती है जिन्वू की शैडो आर्मी में उसके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमांडर की एंट्री। तो बस इस वीडियो को यहीं पर अप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आपको ऐसी और भी अमेजिंग सोलो लेवलिंग की फाइट्स देखनी है तो मेरी सोलो लेवलिंग वाली प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।